जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो डिप्लोमेटिक एक्सकेलेशन हो रहा है पानी को लेके, उसके बीचों बीच अब ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है उसने बोल दिया कि हम एक वॉर लड़ेंगे अब भारत के साथ, क्योंकि भारत हमारी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक पैदा कर रहा है पाकिस्तान के अंदर पानी बंद करके। इस समय मेजर क्राइसिस आ चुका है पाकिस्तान के अंदर और ये गीदड़ भभकी आ चुकी है। और हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर पाकिस्तान और चाइना को लेके आगे जो हमारी रणनीति होगी उसके बारे में कुछ नए खुलासे हुए हैं। और इन सब के बीच में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर से लीडर्स जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का बिजली काटेंगे, वो पाकिस्तान का पानी काटेंगे। वो मतलब अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां के लोग भी पाकिस्तान का पानी काटेंगे और बिजली काटेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर एक क्राइसिस पैदा हो रहा है और खाने पीने का सामान और पूरा एक फूड ब्लॉकेड पैदा कर दिया गया है पीओके के अंदर। मेजर एस्केलेशन वहां पे इस समय चल रहा है और इन सब के बीच में एक सुन्नी एक्सिस की मीटिंग हो रही है इस समय। तुर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट मिलकर पाकिस्तान के साथ कुछ नई हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं गल्फ के अंदर। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बांग्लादेश के अंदर अब हिंदू समाज जाग उठा है, सड़कों पे आ चुके हैं, हिंदू लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस समय जो मंदिर के डिमोलिशन को लेके। और ऐसी भी आवाजें उठ रही हैं कि जी हिंदुओं के लिए एक नया प्रोविंस क्रिएट करना चाहिए बांग्लादेश के अंदर। जी हाँ, ऐसी भी बातें हो रही है खुलेआम सड़कों के अंदर। और जमात एंटी इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है वहां पे। कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं आज, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो 1971 के बाद में इस लेवल पे टेंशंस बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे। और ईरान और यूएस के एनवॉयज मिल रहे हैं, स्विट्जरलैंड के अंदर आ भी चुके हैं। इनफैक्ट उनकी वहां पे मीटिंग भी चल रही है उस टाइम पे जब इजराइल भयंकर हमले कर रहा है लेबनान के अंदर अभी भी। और इन सब के बीच में रशिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गी लैवरोव और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने अब एक न्यूक्लियर वार्निंग दे दी है कि इस थ्रेशोल्ड के बाद में हम कन्वेंशनल वेपन्स यूज नहीं करेंगे। हमें मजबूर किया जा रहा है इस समय न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के लिए। ऐसा स्पेकुलेशन नहीं हो रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात आज कही आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इससे पहले भी उसने न्यूक्लियर की धमकी दिया था लेकिन बहुत समय हो गया है। अभी आज उसने ये क्यों कहा और इस समय क्या गंभीर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जो पूरा विश्व में इसका इंपैक्ट गिर सकता है, बहुत ही सीरियस चीज है। और इंडियन नेवी के हर एक वॉरशिप में ब्रह्मोस फिट की जाएंगी, ऐसी एक रिपोर्ट आज सामने आई है। इसके अलावा इंडियन आर्मी के लिए लॉइटरिंग म्यूनिशंस ऑर्डर की जा रही है मास स्केल पे, उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके अलावा ये तो कुछ ही खबरें हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके लिए लाइक का बटन अभी का अभी दबा दीजिए। देखिए बहुत समय लग जाता है ये सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। और देखिए जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले 30 मिनट से लेके 40 मिनट के अंदर दूंगा ये आपको इकट्ठा एक जगह पे पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आप अपडेटेड रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है उसने आज भारत को गीदड़ भभकी दे दी कि अगर पाकिस्तान थ्रेटेंड फील करेगा पानी का सप्लाई बंद होने की वजह से या पानी की बहाव को कम होने की वजह से, अगर पाकिस्तान थ्रेटेंड फील करेगा तो फिर पाकिस्तान को एक ओपन वॉर लड़ना पड़ेगा भारत से और वो ये करेंगे, ऐसा उसका दावा है। अब उसने कहा क्या ये एक बार सुन लेते हैं फिर इसको समझते हैं। इंडिया आपको वेट कर रहा है आपके ख्याल में कि आप जंग शुरू करें? हमें कोई जंग शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे रोकेंगे जो तमाम चीजें नहीं? हाँ मतलब इसमें कोई मटेरियल नजर। तो यहाँ पे जो एंकर है ARY का वो ये डिफेंस मिनिस्टर सो कॉल्ड है पाकिस्तान का ख्वाजा आसिफ, उसको बोल रहा है कि जी उन लोगों ने तो भारत वासियों ने तो रोक दिया है, पानी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, तो आपने कहा कि एक्ट ऑफ वॉर है तो अभी तक आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया? तो फिर उसने ये कहा नजर आए हमें कि ये कुछ शेप ले रहा है तो डेफिनेटली विल थिंक ऑफ दैट ऑप्शन कि जंग की जाए इसके ऊपर। बगलियार में उन्होंने अपनी मर्जी का डिजाइन किया, बाकी जगह वो तमाम अपने वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। दे आर गोइंग ऑन विद कंस्ट्रक्शन। लेट मी एक्सप्लेन। मैं पिछले 1-2 साल 3 साल की बात नहीं कर सकता लेकिन मेरा ख्याल है कोई बड़ी चेंज नहीं आई अब तक। जितने भी किशन गंगा वगैरह जितने भी प्रोजेक्ट सारे वो सारे के सारे पाकिस्तान ने मॉनिटर किए हुए हैं, बल्कि जाके फिजिकली इंस्पेक्ट किए हुए। अगर मैं आपसे बड़ा सिंपल पूछूं, और ये IWT की उसमें, लेकिन पिछले 1 साल में जब जंग हुई है उसके बाद जब उन्होंने धमकी शमकी लगाई हैं या अब धमकियों को थोड़ा बहुत जो है लिबास पहना रहे हैं तो उसमें जो है हो सकता है 1 साल में कोई ऐसी सिचुएशन।
तो उसने ये कहा कि भाई अभी तक 115 से ज्यादा इंस्पेक्शंस हुई है पाकिस्तान के तरफ से कि भारत के जो भी वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन पिछले एक साल में कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है और पाकिस्तानियों को यहाँ पे कोई विजिबिलिटी नहीं मिल रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इस बात का कंप्लेन कर रहा है ये ख्वाजा आसिफ कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिचुएशन हुई। मेरे पास लेटेस्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन उससे पहले तमाम तर जो है, इवन मैं या चल पड़ा है उस सफर पे सीरियसली, या उस मुकाम की तरफ मीनिंगफुल उसकी अलार्मिंग स्पीड से काम चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है? The moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war against India. Definitely. ठीक है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। पानी जो है, पानी जिंदगी है। इंसान जो है वो पानी से पैदा हुआ है। The whole thing, the universe जो है पानी से पैदा हुआ है। तो water देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पैदा हो चुका है। 60 to 80% शॉर्टफॉल चल रहा है पंजाब के अंदर इस समय। किसान पाकिस्तान के बहुत परेशान है और ऑलरेडी एल निनो आ रहा है और इसके पीछे पाकिस्तान का खुद का मिसमैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है। पंजाब पूरा पानी लेके जाता है, सिंध को जो पानी जाना चाहिए, पंजाब को जो एलोकेट किया गया है पानी 40,000 क्यूसेक्स के आसपास, उससे कई ज्यादा पानी पंजाब एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों ने, जाहिलों ने कभी डैम्स बांधे नहीं हैं। आज भी वही पुराने 2-3 डैम्स हैं उनके, बस वही है। कभी उन्होंने वाटर स्टोरेज पे काम ही नहीं किया। तो उनकी मिसमैनेजमेंट और उनका एक्सप्लॉयटेशन के वजह से इस समय सीवियर शॉर्टफॉल हो रहा है और उसको भारत के ऊपर यहाँ पे ब्लेम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए इस समय मेजर एस्केलेशन हो रहा है ये वाटर को लेके। अब आपको कल ही हमने डिस्कस किया था कि कैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर इस समय एक कंसेंसस बनाया जा रहा है कि भारत एक एग्रेसर है, भारत एक एग्रेसिव एक्शन ले रहा है और यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी एस्केलेशंस हो रहे हैं। ऑलमोस्ट हर सेकेंड डे कन्फ्रंटेशन हो रहा है। तो पाकिस्तान इसको एक इंटरनेशनल इशू बनाने की कोशिश कर रहा है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, इनको एक्टिवेट किया जा रहा है। रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और ये वेस्टर्न मीडिया को एक्टिवेट किया जा रहा है। तो जो भी लॉबी का पैसा इन लोगों ने, भिखारियों ने इन्वेस्ट किया है वॉशिंगटन के अंदर, वो पूरा अब इंडस वाटर ट्रीटी को लेके एक माहौल बनाया जा रहा है। और इसके कंटेक्स्ट में आपको इसकी गीदड़ भपकी को देखना चाहिए ख्वाजा आसिफ का। देखिए ख्वाजा आसिफ वही जाहिल है जिसने कुछ ही महीनों पहले कहा था कि हम ओपन वॉर करेंगे अफगानिस्तान के साथ। अब कैसा वो प्ले आउट हो रहा है हम सबको पता है, हर रोज हम कवर करते हैं। कल ही के दिन ड्रोन स्ट्राइक्स हुए थे। तो ये लोग बोलते बहुत कुछ है, करते बहुत कम है। एक्ट ऑफ वॉर तो कब का हमने कर लिया, अभी तक इन्होंने जंग शुरू नहीं की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस समय एक, उनको ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ये चाहती है कि पाकिस्तान हमला करे। जी हाँ, अब ये देखिए, ये एंकर ने भी ये वीडियो की शुरुआत में यही कहा था कि उन्होंने तो कर दिया और आपने तो बोल दिया कि एक्ट ऑफ वॉर है, तो अभी तक आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी है। इसके पीछे एक कारण है। वो कारण ये है कि अब पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं। CR पाटिल जी ने जब से ये बोला, हमारे जो वाटर मिनिस्टर है, उन्होंने जब से ये बोला कि हम जून 2028 में 8 तक चेनाब का पूरा पानी हम बंद कर देंगे जो भी पाकिस्तान को जा रहा है। जी हाँ, अब उन्होंने ये बात किस कंटेक्स्ट में कही, कॉन्फिडेंटली बोल दिया। जिस दिन उन्होंने ये बात बोली कुछ ही हफ्तों पहले, पूरा भूचाल आ चुका है पाकिस्तान के अंदर, हड़बड़ाहट आ चुकी है। अब पाकिस्तानी क्या कोई बेवकूफाना हरकत करेंगे तो फिर उनको पता है क्या होगा। यहाँ पे 2.0 जो है शुरू हो जाएगा। और पाकिस्तान की बात करें तो कल जो हमने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, जिनकी मीटिंग हुई, विक्रम मिस्री जी भी थे, फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स थे और शशि थरूर उस मीटिंग को लीड कर रहे थे। वो मीटिंग के अंदर के डिटेल्स आज बाहर आ चुके हैं मीडिया के अंदर। हालांकि शशि थरूर ने ये कहा है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, हम बता नहीं सकते मीडिया को, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर्स, खास करके द हिंदू और कुछ न्यूज आउटलेट्स, द इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ चीजें पब्लिश की हैं कि अंदर बात क्या हुआ। दरअसल वहां पे उस मीटिंग के अंदर पूछा गया सरकार को कि जो आरएसएस का चीफ, जो होसबले थे या अभी जो दूसरे भी थे हैं, आरएसएस के जो लीडर्स अमेरिका से वापस आने के बाद अचानक पाकिस्तान से बातचीत करने की जो बातें कर रहे हैं, उसको लेके सरकार का क्या रवैया है, ये पूछा गया था उस मीटिंग के अंदर। और विक्रम मिस्री जी ने, माना जा रहा है, उसमें बताया कि कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई प्रश्न ही नहीं उठता पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस या बातचीत का, जब तक पाकिस्तान अपना स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बंद नहीं करता। ये स्पष्ट तरीके से बोल दिया। फिर क्वेश्चन किया गया विक्रम मिस्री जी
को कि अभी तक हम लोग टीआरएफ को फैटफा के अंदर हमने क्यों ब्लैकलिस्ट नहीं करवाया, हमने अभी तक यूनाइटेड नेशंस के द्वारा टीआरएफ को जो पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व था उसको क्यों हम अभी तक हमारा फेलियर नहीं है कि हमारी डिप्लोमेसी का कि अभी तक उनको ब्लैकलिस्ट नहीं कराया गया। ये पूछा गया था उस मीटिंग के अंदर। फिर माना जा रहा है, ये जवाब दिया गया था कि हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अब तो इस टॉपिक के ऊपर ओवासी जो है उसने भी एक पोस्ट किया था कि आज ही के दिन इनफैक्ट ओवासी ने पोस्ट किया कि विवेक अग्रवाल जो भारत का सबसे पहला नागरिक होगा जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फैटफा बन चुका है। और अब सिर्फ यूएस के लिस्ट में ही नहीं, टीआरएफ को अब यूनाइटेड नेशंस की लिस्टिंग भी लगेगा और फैटफा के अंदर पाकिस्तान को वापस ब्लैकलिस्ट करने की यहाँ पे जरूरत है, ऐसा उसने बोला। अब देखिए, ये लोग पॉलिटिकल रीजंस के वजह से ऐसा दिखावा करते हैं कि वो बहुत केयर करते हैं ओवासी जैसे लोग, लेकिन ठीक है, जो भी है, मुद्दा तो उठाया ना उसने। वरना भारत के अंदर कुछ ऐसे भी विपक्ष हैं जो लोग फिजूल सी चीजों में अपना टाइम बर्बाद करते हैं। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे माना जा रहा है, विक्रम मिस्री जी ने कहा कि हम लोग इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये भी पूछा गया था कि क्या मोदी जी सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के समिट में जा रहे हैं जो पाकिस्तान में होने वाला है। तो उस बात पे एमईए ने बोला कि नहीं जी, हमको कुछ पता नहीं है, ये बहुत टू अर्ली टू टेक अ कॉल कि वो इस्लामाबाद जाएंगे कि नहीं। अब मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन जयशंकर जी मे बी वो जा सकते हैं, या अजीत डोवल जी, यू नेवर नो। और चाइना को लेके बॉर्डर पे जो डिप्लॉयमेंट है उन सारी चीजों की यहाँ पे डिस्कशन हुई है। देखिए, अब अगले 4 दिन ये जो डेलीगेशन है, शशि थरूर, ओवासी और आई थिंक और भी लोग हैं, सुधांशु त्रिवेदी, रविशंकर प्रसाद जी, ये लोग सब जाएंगे श्रीनगर, जम्मू, लेह और कारगिल। और वो लोग, देखिए, ये हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें ये जो कमिटी क्या करेगी, ये जो एमईए ने बोला है उनको, उसको वेरीफाई किया जाएगा। एमईए के जो ब्यूरोक्रेटिक असेसमेंट्स जो हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा और इंडियन आर्मी के ऑफिशियल से भी मिलेंगे, फ्रंट लाइन के लोगों से भी मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये दूसरी बार हो रही है मीटिंग। अब पिछले बार जब हुआ था तो पीपल्स टू पीपल्स कॉन्टैक्ट पुश किया गया था शशि थरूर के द्वारा बांग्लादेशियों के साथ, कंगलों के साथ। आज वहां पे अब आगे मैं कवर करूंगा क्या क्या चीजें हो रही है बांग्लादेश के अंदर, भारत के खिलाफ क्या क्या एक्शन हो रहा है। और आज भी पीपल्स टू पीपल्स कॉन्टैक्ट की बातें की जा रही है। तो अब इस मीटिंग के अंदर माना जा रहा है कि ऐसा बोला कि जी पाकिस्तान के साथ पीपल्स टू पीपल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश के साथ होना चाहिए जी, क्योंकि अभी तक वो ऑफिशियल बड़ा सा टेरर अटैक नहीं हुआ ना नींद से जाग उठने के लिए। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे आते हैं, वहां पे अब बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड है, पावर ग्रिड है, और जो पाकिस्तान के जो डैम्स हैं उनको हम पानी सप्लाई नहीं करने देंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करने देंगे, ऐसा धमकियां दिया जा रहा है पीओके के अंदर। जी हाँ, अब उस पे आने से पहले मैं आपको वो क्यों ये बात बोल रहे हैं ये बताऊंगा। अब ये वीडियो आप देख लीजिए, ये एक बंदे ने शूट किया है, ये देख लीजिए, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से है। नाज़रीन, ये शाहाकी के मनाजिर हैं। अभी 12:15 हो रहा है, जुमे का दिन है, और ये मुकम्मल तौर पर जो है वो ट्रैफिक जो यहाँ पे डडियाल के लिए जाने वाली तमाम गाड़ियों को उस नाके पे रोक दिया गया है। और ये वाला देखिए, के सामान की सप्लाई अपनी जाती गाड़ियों में भी बंद कर दी गई है। ये गाड़ियां देखें आप, लोग मजबूर हैं, वापस जाने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। खाने पीने के सामान की सप्लाई रोक दी गई है। ये तो अब चाह रहे हैं कि जी कश्मीरी लोग जो है भूख से मरे। तो उधर पाकिस्तान में क्या कैंपेन चलाई जा रही है और उधर देखें क्या मामला चल रहे हैं। तो ये जो बंदा है वो ड्राइव कर रहा है वहां पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और वो जो वीडियो में आप जो देख रहे हैं ये वहां पे ट्रक्स हैं, माल जो खाने पीने का सामान है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सब्जी वगैरह, चावल, सारे आटा, इन सब को रोका जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अब जाने से इन ट्रक्स को रोका जा रहा है। एक फूड ब्लॉकेड करने की कोशिश कर रहा है आसिम मुन्नी। अब आप सोचिए ये लोग किस प्रवृत्ति के लोग होंगे, जाहिल, जिहादी, कितने, चलो जिहादी तो पीओके के अंदर भी हैं, लेकिन कहने का पॉइंट यह है कि कितने लो लेवल के सोच वाले लोग हैं पाकिस्तानी। खाने पीने का सामान को ब्लॉक किया जा रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। और वीडियो देख लीजिए, इंतहा देखें आप, ये खाने पीने के सामान की सप्लाई अपनी जाती गाड़ियों में भी बंद कर दी गई है। मतलब सिर्फ ट्रक्स ही नहीं, जो पर्सनल कार में भी कोई अगर लेके जा रहा है खाने पीने का सामान, वो भी ब्लॉक कर रहे हैं वो लोग। आप सोचिए कोई बंदा अपनी गाड़ी में या शेयर करके जा रहे हैं, कैब में या कहीं से भी जा रहे हैं, खाना का सामान लेके, उसको भी ब्लॉक किया जा रहा है। और इसके बाद में भी ये वीडियो देखिए,
तो अगर भूखा रहना पड़ेगा हम रहेंगे, हम मर जाएंगे अगर हम लाखों हजारों लोग मर गए तो भी हम प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा वहां पे इस समय लोग जुड़े हुए। भीड़ देखिए एक बार, ये ब्लॉकेड के बाद में इतना भीड़ है। अब आप सुनिए धमकी, यहाँ पे जो उनका लीडर है वो ये बोल रहा है कि अगर ये ब्लॉकेड कंटिन्यू होगा तो फिर हम ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान का जो पानी का सप्लाई है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होता है उसको हम टारगेट करेंगे, जो बिजली का सप्लाई है जो पीओके से होता है उसको हम टारगेट करेंगे। तो पाकिस्तान अब भारत के डैम्स पे हमला करने की गीदड़ बपकियां दे रहा है ना आजकल, ये ख्वाजा आसिफ भी जो बोल रहा है और जो लोग बोल रहे हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर के ही लोग बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। तो अब सिनेरियो ऐसा हो गया है कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद तो हम तो कर ही रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भी लोग अब पाकिस्तानी पंजाब का पानी बंद कर रहे हैं। आपका ये इक़दाम जारी रहा तो आप हमें मजबूर करेंगे, आप हमें मजबूर करेंगे कि पाकिस्तान की बिजली आजाद कश्मीर से जाती है। लिटरली ये स्टेज पे बैठ के बोल रहा है कि पाकिस्तान का बिजली काट देंगे हम लोग, और ये लोग कर सकते हैं। देखिए इससे पहले भी एक बार हुआ था, देखिए क्या बिजली काटना उतना मुश्किल नहीं है, 2-4 टावर के नीचे आप उस टावर को गिरा दीजिए, नीचे कोई छोटा सा आईडी ब्लास्ट कर दीजिए, या सिर्फ स्क्रू ड्राइवर से भी आप जो प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ ऑब्वियसली आप टावर को गिरा सकते हो। 2-3 टावर गिर गए तो पूरा एरिया का पावर चला जाएगा। तो ऐसे सैबोटाज ऑपरेशंस कर सकते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान ने एक झूठा आरोप भी लगाया था भारत के ऊपर, अब वो कितना है पता नहीं, कि भारत ने पाकिस्तान के एक पावर जनरेशन प्लांट के ऊपर उस टाइम पे हमला किया था, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने शेलिंग किया वहां पे। तो वो तो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे लोग हैं, यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के ही लोग हैं ना, हमारे ही लोग हैं। और ख्वाजा आसिफ तो बोल भी रहा है कि जी ये भारत करा रहा है, राह करा रहा है पूरा। जी हाँ, सुन लीजिए क्या बोल रहा है वो। आजाद कश्मीर में भी फसाद फैलाने में आप समझ रहे हैं कि इंडिया जबान वहाँ पे बोली गई है, जबान वहाँ पे ये चांस वापस आया, तलाशें भी वापनी जबान नहीं, ना किसी कश्मीरी की जबान जो है हिंदुस्तान की जबान है, भारत हिंदुस्तान करा रहा है, भारत करा रहा है, ऐसा ये ख्वाजा आसिफ बोल रहा है। ठीक है, एक तरफ राशन पानी बंद कर रहे हैं, खाने पीने का सामान बंद कर रहे हैं, और फिर ये लोग सरप्राइज हो रहे हैं कि यार लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। इससे जाहिल लोग आप कहीं नहीं देखेंगे, सिर्फ पाकिस्तान में मिलेंगे आपको। और दूसरे तरफ वहां पे एक जो सुन्नी एक्सिस जो है, R4 के फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और इजिप्ट के मिनिस्टर्स मिल रहे हैं कैरो के अंदर, इजिप्ट के अंदर। इशकदार जो है वो वहां पहुंच गया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है सऊदी अरेबिया के द्वारा और तुर्की के द्वारा और इजिप्ट के द्वारा। अब ये गेम यहाँ पे 2-3 चीजें हैं आपको मैं बता दूं। ये पहला तो ये है कि अमेरिका इस समय ईरान के साथ एक कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेक रहा है ईरान के सामने। इसका मतलब क्या है कि ईरान के साथ जब नेगोशिएट हो रहा है तो अमेरिका ईरान को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बोल रहा है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका का जो रिश्ता है डिफेंस का वो सिर्फ यहीं तक है, इसके आगे अमेरिका को कुछ करने की ना अमेरिका की औकात है ना वो इंटेंट है। और ये बात सऊदी अरेबिया को समझ गया, और अब सऊदी अरेबिया और तुर्की, और ये बात तुर्की को भी समझ गया, क्योंकि तुर्की को ये पता है कि इजराइल अभी ईरान के बाद तुर्की का नंबर आएगा इजराइल के द्वारा। और ये बात का खुलासा फॉरेन मिनिस्टर ने कर ही दिया है, तुर्की के बार बार बोल दिया है, एर्दोगान ने भी बोल दिया कि अगला नंबर तुर्की का है, और तुर्की वहां डरा हुआ है। और दूसरे तरफ तुर्की आईमेक जो है, इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो है, उसके खिलाफ है। तुर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में एक रेलवे लाइन का डील अनाउंस हुआ था, हमने अभी इस चैनल में डिस्कस किया था। और वो जो रेलवे लाइन है वो जॉर्डन और सीरिया होके जाएगा, और वो डायरेक्टली आईमेक को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सऊदी अरेबिया भी तो आईमेक का पार्ट है, तो सऊदी अरेबिया यहाँ पे क्या कर रहा है? दरअसल बात यह है कि सऊदी अरेबिया पूरी तरीके से आईमेक से कन्विंस्ड नहीं है रिपोर्ट्स के अनुसार। जी हाँ, अब वो इसलिए है क्योंकि सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के बीच में जो अलग से एक प्रोजेक्ट था रेलवे लाइन बनाना, वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं था एक टाइम पे, और ड्यू टू वेरियस रीजन वो कभी बन नहीं पाया। और अब ये ईरान वॉर के बाद में सऊदी अरेबिया को ये समझ में आ गया कि अमेरिका के भरोसे वो नहीं रह सकता, और तुर्की को भी ये समझ में आ गया कि अमेरिका के भरोसे वो नहीं रह सकते, अमेरिकन इक्विपमेंट के वजह वो नहीं रह सकते। तो इसलिए तुर्की और इजिप्ट का तो डायरेक्ट लॉस है, सुएज कनाल जो है उसको बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा आईमेक के वजह से। तो इजिप्ट के तो दाना पानी उस
उसके वजह से चलता है, सुएज कनाल से के वजह से, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और तुर्की तीनों के अपने अपने कारण हैं एक एक्सेस बनाने का, जिसको सुन्नी एक्सेस बोला जा रहा है इस समय। और उसके अंदर पाकिस्तान का एंट्री यहाँ पे आ चुका है। वो इस एंगल से है कि जो चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट है, उन चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट को सऊदी अरेबिया, तुर्की और इजिप्ट के साथ शेयर करने के लिए और इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे एक अलग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाया जा रहा है। अब देखिए, अमेरिका और इजराइल इस चीज को होने नहीं देंगे, वो एक अलग बात है। आज डेली अपडेट है, इसके अंदर हम डिस्कशन कभी डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इनकी कोशिश तो ये है, क्योंकि ये लोग कोशिश तो करेंगे ना सुन्नी एक्सेस। और इसका वार्निंग तो नेतान्याहू ने ऑलमोस्ट बोल ही दिया था ना, जब मोदी जी वहां थे, इजराइल गए थे ईरान वॉर से पहले, तो उस टाइम पे नेतान्याहू ने बोल दिया था कि हेक्सागन अलायंस बन रहा है, सुन्नी एक्सेस बन रहा है, और ये हमारे आंखों के सामने अभी डेवलप होते हुए दिख रहा है और ये बढ़ेगा। ईरान वॉर के कॉम्प्रोमाइज के बाद में जो अमेरिका ने किया है, घुटने टेके हैं, इसके बाद में ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा यहाँ से। और इसको चाइना भी पुश करेगा, राइट, क्योंकि चाइना भी नहीं चाहता कि आईमैक हो। और इनफैक्ट कहीं ना कहीं देखिए, रशिया हमारा मित्र है, लेकिन मैं आपको बता दूं, रशिया भी नहीं चाहता कि आईमैक हो, क्योंकि वो डायरेक्ट आईएनएसटीसी से कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है ना। तो सीपेक और आईएनएसटीसी दोनों ही कारण है कि ये आईमैक को डिस्टरप्ट करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाएगा, और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ काम करेगा और इजिप्ट के साथ काम। तो यहाँ पे ये गेम चल रहा है, इसलिए वो हेक्सागन अलायंस की भी यहाँ पे बात होती है। अब दूसरा यहाँ पे ये है कि सऊदी अरेबिया जो है, उसने एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी बना के रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वो खुल के नहीं बोल सकता कि मैं आईमैक को डिसरप्ट कर रहा हूँ। अब सऊदी अरेबिया का प्रॉब्लम यह है कि इजराइल ठुकाई कर रहा है, लेबनान में ठोक रहा है, सब जगह पे ठोक रहा है इजराइल। तो सऊदी अरेबिया अब किस मुंह से आईमैक ज्वाइन करेगा? अपने आवाम को किस मुंह से बोलेगा वो कि हम आईमैक कर रहे हैं? जब क्योंकि आईमैक तो क्या है, अल्टीमेटली आईमैक तो हाइफा पोर्ट में जाके एंड होता है ना। अदानी का भी जो इन्वेस्टमेंट है वो हाइफा पोर्ट में है। आईमैक का पूरा जो मेन क्रक्स है वो तो इजराइल है, और सऊदी अरेबिया ये देखना नहीं चाहता, तुर्की भी नहीं देखना चाहता। तो यहाँ पे ये चीज चल रहा है। और दूसरा, खुल के वो ये बात बोल नहीं रहे हैं, इसलिए ये खुसपुसा के मीटिंग्स हो रहे हैं। ये मीटिंग में क्या डिस्कशंस हो रही है, इन्होंने किसी ने भी ऑफिशियली बताया नहीं है किसी भी प्रेस रिलीज में। सब मोटा मोटा बॉयलर प्लेट स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन अंदर बातें क्या हो रही है इनमें से किसी ने कभी नहीं बताया। इसलिए अंदर की खबर यह है इस समय, विशेषज्ञों का मानना है, और जो ओसेंट में भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और कुछ कमेंटेटर्स ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, वो ये है कि एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन रहा है और सुन्नी एक्स बन रहा है। खैर, इसके बारे में कभी विस्तार में बात करेंगे। दोस्तों, इस बात पे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। और अब थोड़ा भारत के पास आते हैं। बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर जमात के जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जमात इस्लामी के, वो लोग इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे और वायलेंट हो गए थे। और वहां पे उन्होंने अमित शाह और आई थिंक शुवेंदु अधिकारी जी के जो पुतले भी जलाए वहां पे, आई थिंक। और उन्होंने कहा, और ये जो प्रोटेस्ट है ये बांग्लादेश आजाद पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया है। अब ये वायलेंट भी हो गए इनफैक्ट ये प्रोटेस्ट। और इनफैक्ट बॉर्डर पे बांग्लादेशी सिविलियंस जो है, जमालपुर बॉर्डर पे भारत के सिविलियंस के साथ झगड़ा भी कर रहे हैं। जी हाँ, ये देखिए, फेंस के पास पत्थरबाजी चल रहा है, मारामारी हो रहा है यहाँ पे, और राइट्स हो रहे हैं बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर के बीच में। लेकिन बांग्लादेश का हिंदू जाग उठाया। अब आप देखिए प्रोटेस्ट क्या हो रहा है। इतने सारे हिंदू बांग्लादेश की सड़कों पे आ चुके हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में हिंदू सड़कों पे आ चुके हैं बांग्लादेश के अंदर, और कहीं ना कहीं ये चीज दिखाता है कि वहां पे अब ये चीज एस्केलेट हो चुका है। बहुत टाइम तक दबे हुए थे हिंदू, अब वो बांग्लादेश के अंदर हिंदू सड़कों पे आ चुके हैं। और दूसरे तरफ जमात वाले भी सड़कों पे आ चुके हैं। ये देखिए, सब लोग, बहुत इस्लामिस्ट भी सड़कों पे आ चुके हैं, हिंदू कम्युनिटी भी सड़कों पे आ चुके हैं। बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन, और इनके ऊपर क्रैकडाउन कर दिया है बांग्लादेश की सरकार ने। बच्चा बच्चा सड़क पे आ गया है। हर हर महादेव और जय श्री राम। आंदोलन शुरू করেছে, এটা ঢাকা থেকে শুরু হলো। और वहां पे चैताली चक्रवर्ती नाम के एक महिला है, वैसे वो काफी पॉपुलर हो रही है वहां पे। अब वो ये बोल रही हैं कि जी, वी विल क्रिएट अ सेपरेट प्रोविंस फॉर हिंदूज इन बांग्लादेश। मतलब जी हाँ, एक अलग प्रोविंस हिंदूज के लिए हम क्रिएट करेंगे अगर आप हमें मजबूर करेंगे। खुल के यहाँ पे सड़कों पे बोल रहे हैं कि हम सनातनी हैं, हम भी टैक्स भरते हैं, हम हमारे घर के अंदर जय श्री राम नहीं बोल सकते, आप हमें रोक रहे हो। अगर आप दंगा शुरू करेंगे तो
हम भी रिटेलिएट करेंगे, अगर आप 2 बार हमें हिट करेंगे हम 1 बार करेंगे, ऐसा इस समय ये बोल रही है यहाँ पे। तो इतना गर्मा गर्मी का माहौल बन चुका है बांग्लादेश के अंदर, लेकिन मानना पड़ेगा इन महिला को। आप सोचिए वहां पे इतने रेडिकल लोग हैं, सड़कों पे खुलेआम माइनॉरिटी होके भी ये वहां पे ये बोल रही हैं। और दूसरे तरफ एक एनसीपी की स्टूडेंट लीडर का वीडियो है, ये आप देख लीजिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे क्या चल रहा है। ये छोटी सी बच्ची है, वो बोल रही है कि हिंदुओं को हम रिलीजियस फेस्टिवल्स बांग्लादेश में सेलिब्रेट करने नहीं देंगे। अब आप सोचिए ये स्टूडेंट लीडर है, ठीक है, वो बात अलग है, इसने खुद भी तो कौन सा बड़ा इस्लाम का कोई ना कुछ हिजाब पहना है ना कुछ है, इसको तो अफगानिस्तान भेजना चाहिए थोड़ा एक्सपीरियंस करने के लिए, है ना। लेकिन आप इनका हेट्रेड देखिए और इनकी हिपोक्रेसी देखिए। ये जो बांग्लादेश है ना, ये भी पाकिस्तान जैसा एक हिपोक्राइट देश बनेगा। जैसे पाकिस्तानी पंजाबी क्या बोलते हैं, हम इस्लाम के ठेकेदार है, राइट, हम कट्टर मुसलमान है, राइट। जबकि उनकी हरकतें देखिए, हरकतें तो देखिए, सारे हिंदू रिचुअल्स करने लगे हैं शादियों में। कितने वीडियोस हमने इस चैनल में भी डिस्कस किए हैं। ये तो पाकिस्तान का हालत है, राइट। अगर वो सच्चे मुसलमान बनते तो फिर वो जैसे सऊदी अरेबिया में रहते हैं ओरिजिनल वाले, तो वैसे बन के रहते। तो पाकिस्तानी हिपोक्राइट्स है, राइट। तो ये लोग भी हिपोक्राइट्स हैं, बांग्लादेशी मुसलमान भी खुद को बोलते हैं ऐसा है, लेकिन खैर हमें इनसे लेना देना नहीं है। हमारा पॉइंट यहाँ यह है कि इन लोगों को यहाँ पे भड़काया जा रहा है, यहाँ पे पॉलिटिक्स की जा रही है, और बाहरी ताकतें पाकिस्तान, तुर्की, CIA, ये लोग सब मिलके यहाँ पे भारत के लिए कॉकटेल खड़ा कर रहे हैं। खुलेआम ISIS के झंडे ढाका के फ्लाईओवर में झंडे लग रहे हैं, ये देखिए। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक सिविल वॉर की पॉसिबिलिटी, और हमारी सरकार को इस चीज को नोट करना चाहिए। रंगपुर का जो एरिया है, हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको वाइडन करने के लिए इससे अच्छा केस और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कोई 1-2 घटना हो जाए वहां पे, और उसके बाद में आई थिंक हमारी सरकार को भी इस चीज को कंसिडर करना पड़ेगा, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी की बात है। जबकि हमने अभी तक कंगलुओं को ठोका नहीं है। कंगलू बॉर्डर पे कितना प्रोवोक कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, फिर भी हमने गोली नहीं चलाई है। हाँ, BSF कभी इक्का दुक्का इन्फिल्ट्रेटर को गोली मार देता है, बट बियॉन्ड दैट हमने क्या किया, हमने नहीं किया कुछ। तो यहाँ पे इसलिए हमारी सरकार को भी इस चीज को लेके कुछ स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए, अब ईरान पे आते हैं। आज के जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये है कि ट्रम्प के एनवॉयस पहुंच चुके हैं स्विट्जरलैंड में, ईरान के भी लोग पहुंच चुके हैं स्विट्जरलैंड में। अब इजराइल ठुकाई कर रहा है लेबनान के अंदर, उसके बावजूद टॉक्स हो रहे हैं यहाँ पे स्विट्जरलैंड के अंदर। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि ईरान ने भी यहाँ कॉम्प्रोमाइज किया है। कल तक ईरान बोल रहा था कि जी जब तक वॉर बंद नहीं होता लेबनान के अंदर हम बात ही नहीं करेंगे। अब आ गया ना बेटा, जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात होती है ना, $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन फंड की बातें होती है, तो ईरान का IRGC तो क्या, उनका बाप भी आएगा बात करने के लिए, ठीक है। वो बात अलग है कि ये $300 बिलियन का पता नहीं है, मुझे तो लाहौरी चूर्ण लग रहा है, ट्रम्प का चूर्ण लग रहा है। किस मुंह से अमेरिका $300 बिलियन देगा? हालांकि ये एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, सरकार नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी। और ईरान ने अब ये नेगोशिएशन के बीचों बीच में बोला है कि जी हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। जी हाँ, और JD वॉन्स बोल रहे हैं नहीं, ऐसी कोई एविडेंस ही नहीं है कि आपने बंद किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो यहाँ पे भी एक डिस्कनेक्ट है। और ये जो हिजबुल्लाह में भी कुछ चुल जो है वो कम नहीं है। हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट्स फायर किए। अब वो तो इजराइल ने नहीं कराया ना। अब हिजबुल्लाह को क्या इतनी मस्ती चढ़ी थी कि जब यहाँ पे पीस डील, यहाँ पे जब सो कॉल्ड, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कुछ नहीं, ये सब ड्रामा है, जब सो कॉल्ड पीस डील हो रहा था, नेगोशिएशन स्टार्ट हो रहा था, तो उनको क्या, हिजबुल्लाह को क्या जरूरत थी इजराइल के अंदर रॉकेट डालने के लिए? तो अब इजराइल ने तो बोला ठीक है जी, आपने 5-10 डाल दिए तो हम तो अभी 100 डाल देंगे। इजराइल का तो वही है स्ट्रैटेजी। तो आज भी 27 लोग मारे गए सदर्न लेबनान के अंदर, और इजराइल खुलेआम बोल रहा है, इजराइल के मिनिस्टर्स, कि हम जमीन छोड़ेंगे नहीं। देखिए, जमीन एक बार जाती है तो वापस कभी नहीं आती जमीन। और ट्रंप ने भी पूरा यू टर्न ले लिया। अब कल हमने डिस्कस किया था, राइट, कि ट्रंप ने बोला था नेतन्याहू सिर्फ मेरी बात मानता है, वो मैं जो बोलूंगा वो करेगा नेतन्याहू, इजराइल मेरे टुकड़ों पे पल रहा है। लिटरली उसने यही बोला था ना। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नेतन्याहू बहुत अच्छा वॉरियर है। जी हाँ, ट्रंप के सुर तो देखिए ऐसे बदल गए। आज बोल रहे नेतन्याहू बहुत अच्छा वॉरियर है, हमारा ग्रेट टाइज है इजराइल से। मतलब एक दिन के अंदर ये लोग अपने सुर बदल देते हैं, राइट। तो मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, ये गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटेजी है। अमेरिका और इजराइल दोनों टाइम बाय कर रहे हैं, दोनों अपना मिसाइल का प्रोडक्शन वहां पे बढ़ा
बढ़ा रहे हैं, दोनों एयर डिफेंस सिस्टम्स वहां पे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे इनको उलझा के रख रहे हैं। और ईरान भी वही कर रहा है, ईरान भी अपना प्रिपरेशन कर रहा है। होगा राउंड होगा अगला बहुत बड़ा, या फिर गलती से अगर कुछ डील हो गया तो घुटने टेकना पड़ेगा एक साइड को। और हाँ, आज पाकिस्तानी जाहिल जो पाकिस्तानी है उनको भी आज और ज्यादा उनको जिल्लत झेलनी पड़ी। जेडी वॉन्स ने आज एक इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि उसको जब ये पूछा गया था कि ये जो ईरान का जो डील है, या आपने अनाउंस क्यों नहीं किया तुरंत इसके जो टर्म्स हैं, तो उसने कहा जी वो हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान और कतर हमारे पास आए, उन्होंने हमसे बोला कि वो गिड़गिड़ाए कि प्लीज अभी आप अनाउंस मत करो जब तक साइन नहीं हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रेस का फ्रीडम नहीं है। जी हाँ, तो जो सो कॉल्ड फेवरेट फील्ड मार्शल और इतना अच्छा दोस्त आज ये बोल रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर प्रेस फ्रीडम नहीं है जैसा अमेरिका के अंदर है। और इन सब के बीच में एक रिपोर्ट आई है कि ईरान ने अब इराक के अंदर अपने जो ड्रोन सेल्स डिप्लॉय कर दिए हैं। और इनफैक्ट कुछ हफ्ते पहले जो स्ट्राइक्स हुए थे कुवैत के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, वो स्ट्राइक्स में वो जो ड्रोन्स थे वो इराक के साइड से आ रहे थे। ठीक है, तो ईरान ने भी यहाँ पे अपना इराक के अंदर पूरा सेटिंग करके रख दिया है यहाँ पे उसके जो ड्रोन सेल्स को। तो ईरान के प्रॉक्सीज अभी भी एक्टिवेटेड हैं यहाँ पे रेड सी में, एक तो हूती हैं और दूसरे तरफ वहाँ इराक के अंदर ड्रोन सेल्स डिप्लॉय किए हैं। हिजबुल्लाह वहाँ लेबनान में एक्टिविटी कर रहा है और ये जो मोहसिन नकवी है उसको अब पाकिस्तानियों ने भेज दिया है वापस तेहरान। जी हाँ, होना कुछ नहीं है, अभी भी नेगोशिएशन ही चल रहा है। पीस, ये पहला पीस डील होगा कि साइन होने के बाद भी नेगोशिएशंस चल रहा है। कभी ये पीस डील था ही नहीं, ये तो नेगोशिएशंस वाला डील था। और देखिए कल मैंने आपको बताया था कि पुतिन ये कंसिडर कर रहा है न्यूक्लियर ऑप्शन, क्योंकि इस समय मॉस्को के अंदर अटैक्स हो रहे हैं। आज ऑफिशियली बोला गया है, जी हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियली सेर्गियो, वैसे तो देखिए गीदड़ भपकिया तो पहले भी दिया है रशिया ने, ऐसा नहीं है कि आज दिया है, वो तो हमेशा दिया है। लेकिन हालांकि हम गीदड़ भपकी बोल भी नहीं सकते जब पुतिन की बात आती है। लेकिन आज सर्गी लैवरोव ने आज ये कहा कि अगर नेटो अभी इन्वॉल्व होगा, जो अभी दिख रहा है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दी जा रही है, तो डिसिसिव और न्यूक्लियर रिटेलिएशन होगा। जी हाँ, ये सर्गी लैवरोव जो फॉरेन मिनिस्टर है रशिया का, उसने ऑफिशियली बोल दिया है। और मारिया ज़खरोव जो उनकी स्पोक्स पर्सन है, उसने भी ये बात कहा, उसने भी एक बात कहा कि अगर कोई भी नेटो का इक्विपमेंट वहां पे आता है और नेटो इन्वॉल्व होता है तो रशिया का रिस्पॉन्स वो कन्वेंशनल नहीं होगा, इट विल गो बियॉन्ड कन्वेंशनल वॉरफेयर इफ प्रोवोक। तो रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर हमले हर रोज होने लगे हैं। तो अब यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ चुका है रशिया के लिए, क्योंकि रशिया के ऑयल रिफाइनरीज को 70% ऑयल रिफाइनरीज को डिसफंक्शनल कर दिया गया है, डेली लाइफ डिसरप्ट हो चुका है। इन हालातों के अंदर एक न्यूक्लियर पावर क्या करेगा? और अगर वो लोग एक न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करते भी हैं यूरोप के अंदर, तो क्या गारंटी है कि इस समय अमेरिका नेटो की मदद करेगा या एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स होगा भी? क्योंकि ट्रंप तो हर रोज दल बदलता है। तो अब माना जा रहा है वेस्टर्न मीडिया के अंदर कुछ खतरनाक स्ट्राइक्स हो सकते हैं रशिया की तरफ से, कुछ ऐसे स्ट्राइक्स जो अभी तक यूक्रेन ने देखा नहीं है। तो और अब रशिया भी एनर्जी फैसिलिटीज को हिट कर रहा है यूक्रेन के अंदर। और इन सब के बीच में जले पे नमक छिड़कने के लिए जेलेंस्की ने क्या किया, आज ये बोल दिया कि यूक्रेन जो है वो नेटो का सेकंड आर्मी है, डी फैक्टो आर्मी है, ऐसा जेलेंस्की ने कहा। अब क्या जरूरत था उसको स्टेटमेंट देने? उसने कहा कि यूक्रेन इज डी फैक्टो सेकंड आर्मी ऑफ नेटो, वन दैट इज नॉट इंफीरियर टू एनी आर्मी इन द वर्ल्ड। और उसने कहा नेटो को हमारी जरूरत है, हम नेटो के लिए वॉर लड़ रहे हैं, सीधा सीधा उसने ये बात बोल दिया। और उसने ये देखिए, इसलिए आज रशिया ने ये न्यूक्लियर की धमकी भी दी है यहाँ पे कि यहाँ पे आर्टिक नेटो जो है वो अपने ट्रुप्स को भेज नहीं रहा है, लेकिन ट्रुप्स तो ऑलरेडी यूक्रेन के पास है ना, तो नेटो पूरा इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है। तो देखिए अभी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है ना, भारत को भी इसलिए यहाँ पे हमें इसलिए एक लंबे वॉर की तैयारी करनी है, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा है, सीडीएस ने भी कहा है, वो इसलिए क्योंकि आज के जमाने में आप अगर किसी और देश के साथ लड़ते हो तो आप सिर्फ वही देश के साथ नहीं लड़ रहे हो, आप उस देश का जो सप्लाई चेन है, जो दूसरे और देश उस देश को जो सप्लाई चेन वेपन सप्लाई करेंगे, आप उन सारे देशों के साथ लड़ रहे हो आप, राइट? रशिया 4-5 सालों से सिर्फ यूक्रेन से नहीं लड़ रहा है, वो पूरे यूरोप और यूएस से लड़ रहा है। उनको ट्रूप्स भेजने की जरूरत नहीं है यूक्रेन के अंदर,
उनको तो सिर्फ हथियार देने हैं। इसलिए भारत को भी बहुत तैयारी करनी है आगे जाके। हम अगर मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना तो एक अलग ही प्राणी है, मैं तो सिर्फ अभी छोटे-मोट देशों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। उनको जो हथियार है वो उनको अनलिमिटेड मिलेगा, तुर्की से मिलेगा, वेस्ट से मिलेगा, तो हमें उतना हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल चेंज हमें करना पड़ेगा। बाकी ठोकने के लिए तो टारगेट्स बहुत है वहां पे, लेकिन पॉइंट ये है कि सप्लाई चेन बहुत जरूरी हो जाता है। और पोलैंड ने थोड़ी सी बेइज्जती कर दिया आज जेलेंस्की की, उसने हाईएस्ट सिविलियन का ऑनर हटा दिया, क्योंकि जेलेंस्की ने वो उसका एक आर्मी का यूनिट है, उसका नाम यूक्रेनियन इंसर्जेंट आर्मी रख दिया, जो जिन लोगों ने पोलैंड के खिलाफ अत्याचार किया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। और चलिए भारत के अंदर कुछ अपडेट्स पे आते हैं। आज खबर ये आई है कि भारत ने 9 रिटायर्ड जैगुआर फाइटर जेट्स खरीदने का डिसीजन लिया है यूके से। जी हाँ, अब पहले हम लोग ने लिया था आई थिंक ओमान या बहरीन से लिया था, राइट, जैगुआर के। अब यूके से भी हम ले रहे हैं, और आई थिंक नाइजीरिया से भी हम जैगुआर ले रहे हैं। ये जैगुआर के एयरक्राफ्ट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे जो जैगुआर के एयरक्राफ्ट हैं उनके जो स्पेयर पार्ट्स का शॉर्टेज आ रहा है इस समय, तो उन स्पेयर पार्ट्स को खटारा जो जैगुआर हैं उनके स्पेयर पार्ट्स मिल नहीं रहे हैं, इसलिए हम पुराने जैगुआर ले रहे हैं और उनमें से स्पेयर पार्ट्स ले रहे हैं। बहुत खराब हालत है एयरफोर्स की। तुरंत MRFA 114 का डील साइन हो जाना चाहिए, अभी तक पता नहीं क्यों इतना डिले हो रहा है। सुखोई 57 का भी कोई अता पता नहीं है, तेजस भी रुका हुआ है। हमने इस चैनल में डिस्कस किया, अब एक नया करप्शन स्कैंडल भी सामने आया है तेजस को लेके, न्यूज में उस दिन हमने डिस्कस किया था। पता नहीं क्या हो रहा है। और इनफैक्ट आज तो IDWR का एक रिपोर्ट था, अब वो रिपोर्ट में यहाँ दिखाऊंगा नहीं, चलो मैं दिखा देता हूँ, मैं पढ़ रहा था। दरअसल इनका भी एक रिपोर्ट आया, इन्होंने दावा किया है कि एक फॉर्मर HAL के इंजीनियर ने इस वेबसाइट को ये कहा कि तेजस MK1 का अगर मान लो 404 इंजन को हम रिप्लेस करके साफरन का इंजन लगाने का डिसीजन लेते भी हैं, ठीक है, जी सप्लाई नहीं कर रहा है ना इंजन इस टाइम पे, तो भी उस काम में 5 से 7 साल लग जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ इंजन बदलने का काम नहीं है ये, पूरा जो थर्मल प्रोटेक्शन है और भी जो बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है वो सारे ये F404 इंजन पे निर्भर है, उससे लिंक्ड है। आप सोचिए हम फंस चुके हैं। अब अगर हम साफरन से इंजन लेना भी चाहें तो भी नहीं ले सकते, 5-7 साल डिले हो जाएगा प्रोजेक्ट। ये है हमारी प्लानिंग डिफेंस की। पूरा आर्टिकल जिसको पढ़ना है वेबसाइट में जाके पढ़ सकता है। अब मैं इसकी एक्यूरेसी की गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन आई वोंट बी सरप्राइज्ड। देखिए आज एक और खबर भी आई है कि ब्रह्मोस के एरोस्पेस के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ने इनफैक्ट ये कंफर्म किया है एक रिपोर्ट के अनुसार कि इंडियन नेवी का हर एक फ्रंटलाइन वॉरशिप को ब्रह्मोस मिसाइल्स लगेंगे। जी हाँ, उसके अंदर अभी फिलहाल अगर मैं आपको बोलूं फ्रंटलाइन में तो 80% में लग चुके हैं ब्रह्मोस, लेकिन ओवरऑल फ्लीट में अगर बोले तो 20-25% ही है। तो अब हर शिप में ब्रह्मोस लगेंगे और ये 2030 तक का टारगेट दिया गया है ये। और भारत की एक कंपनी है SMPP पार्टनर्स, उन्होंने यूरोप के KNDS नाम की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से टाई अप कर लिया है लॉइटरिंग म्यूनिशंस बनाने के लिए इंडियन आर्मी के लिए। जी हाँ, अब माना जा रहा है इंडियन आर्मी ने एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट दिया इस कंपनी को और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा पेरिस के अंदर। जो यूरो सैटोरी डिफेंस एग्रीमेंट चल रहा है इस समय पेरिस के अंदर, उसके अंदर उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया और इंडियन आर्मी को लॉइटरिंग म्यूनिशंस अब ये कंपनी सप्लाई करेगा। अब देखिए ये भी एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेके किया जा रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर गिरी, वेल अब हमें तो लाखों ड्रोन्स चाहिए, अब उनमें से कुछ स्क्रू ड्राइवर गिरी से आएंगे, कुछ इंडिजिनियस आएंगे, कुछ कहीं से आएंगे। अभी सिचुएशन ऐसा है ना कि बस आ जाए, माल आ जाए, फाइटर जेट आ जाए, बस ड्रोन्स आ जाए। अब आप ये सब अगर सोचते बैठोगे कि कितना इंडिजिनियस है क्या है, तब फिर आप में और उन बाबुओं में कोई फर्क नहीं है, फिर आप भी बस सोचते रहोगे। अभी क्या है ना, ऑपरेशनल क्राइसिस है, ठीक है। जब आपके किसी के घर में अगर आग लग जाती है तो अब आप ये थोड़ी सोचोगे कि हम इंडिजीनियस फायर फाइटर को बुलाएंगे कि इंपोर्टेड इक्विपमेंट है उस फायर फाइटर के पास, वरना हम आग नहीं बुझाएंगे। पहले तो आप आग बुझाओगे ना। तो ये इंडिजिनाइजेशन एक लॉन्ग टर्म चीज है। आज भी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में लोग बहुत स्केप्टिकल हो चुके हैं, अरे यार इंडिजीनियस नहीं है, स्क्रू ड्राइवर गिरी कर रहे हैं। अरे भाई आज आपके पास है क्या टेक्नोलॉजी? आपने पिछले 75 साल में किया क्या है? आपने 75 तो छोड़ दो, आपने पिछले 12 साल में क्या किया है? आपने कभी उतना क्षमता डेवलप नहीं किया, तो आप क्या बंद करके बैठ जाओगे, सरेंडर करोगे आप? नहीं ना। तो सोच समझ के बोलना चाहिए पब्लिक डिस्कोर्स भी। और ये ड्रामा जो है ना, ये खत्म होना चाहिए। पाकिस्तानी जाहिल लोग जो है, ये लोग मामू बना रहे हैं पूरी तरीके से यहाँ पे। अब देखिए एक चीज के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। भारत के अंदर सोशल मीडिया में बहुत लोग बोल रहे हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ लोग दावे कर रहे हैं कि भारत ने जो 5 टन मेडिसिन पहुंचाए हैं 3 दिन पहले, ये देखिए
मेडिसिन हैं, इनके अंदर मेडिसिन नहीं थे, इनके अंदर ड्रोन्स थे, और उन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स किए। ऐसा नैरेटिव पाकिस्तानी नहीं फैला रहे, भारत के अंदर के ही यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, कुछ लोग बोल रहे हैं। अब देखिए ये बहुत डेंजरस नैरेटिव है। ये वही लोग हैं जो पहले बोलते थे कुछ लोग के हर वो कोई भी किलिंग होता है पाकिस्तान में वो बोलते हैं कि भारत ने करा है, ठीक है, हमने करा है। बांग्लादेश के अंदर 4-5 लोग मर जाते हैं, वो बोलते हैं कि जी 40 लोग को मार दिया, एग्जैजरेटेड नंबर्स क्लेम करते हैं। और इनके अंदर बहुत सारे जो सीनियर लोग, वेटरन्स भी शामिल हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं। अब इनमें कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता, लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि अगर भारत का ऑफिशियल नैरेटिव ये है कि हम मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं, तो ये बोलना कि जी इसके अंदर हथियार हैं, हम सप्लाई कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारत के ही नैरेटिव को न्यूट्रलाइज करना नहीं हो गया। आप समझिए, आपने कभी किसी पाकिस्तानियों को बात करते हुए सुना है कि हम लश्कर तैयबा, मतलब मैं उनके मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, मतलब हो बोला होगा किसी एक आध इंटरव्यू में, लेकिन 90% ऑफ द टाइम तो कोई बात नहीं करता ना। अमेरिका के मीडिया में आपने सुना है कभी कि वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी करवा रहे हैं? तो अब इन बातों में सच्चाई है नहीं है, लेकिन क्यों सीना ठोक ठोक के बोलना है ये बात, और हमें पता नहीं ऑनेस्टली। आई मीन दूसरा मेरा ये भी एक पॉइंट है, अगर वो ड्रोन अगर भारत ने दिए होते, अब जैसे ये ड्रोन है, तो आजकल के जमाने में सप्लाई चेन का पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर एक इंटैक्ट ड्रोन मिल रहा है किसी को, राइट, हमें भी तो PL-15 मिसाइल मिला था, तो अगर इनको ड्रोन मिला है और अगर ये भारत ने किया है, तो फिर तो उनको मोटर चेक करना चाहिए, मोटर कहाँ से कहाँ क्या सप्लाई होता है। आज के जमाने में फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होता है, तो अगर कोई एक देश करा रहा है तो ऐसी बात छुपती कहाँ पे है। तो पाकिस्तान को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए ये ड्रोन के साथ कि ये देखिए जी, ये कॉम्पोनेंट्स यहाँ से सप्लाई किए गए हैं, ये हमने ट्रैक किया है कि भारत का इक्विपमेंट है। वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो हम क्यों सामने से क्लेम करें, है ना? हमको तो पॉपकॉर्न लेना है, मजे लेना है। हालांकि ये भी मैं बोलूंगा, अगर मान लीजिए हमने भेजा भी है, तो भी कौन सा बड़ा यहाँ गुनाह कर दिया यार। चाइना ने तो यहाँ पूरा 80% वेपन्स पाकिस्तान को सप्लाई करके रखा हुआ है, खुलेआम ऑफिशियली वो काम कर रहे हैं। चलो जी, बहुत हो गई सीरियस बातें, अब समय है कॉमेडी टाइम का, और कॉमेडी माने पाकिस्तान। तो भाई आज कौन सा क्लिप है? आज पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि जो हड़प्पा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन जो है 7000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन है, वो एक्चुअली पाकिस्तानी सिविलाइजेशन है। जी हाँ, अब आप ये सुनिए, ये हिलेरियस है ये क्लिप, ये उनके लिटरली पॉडकास्ट में बातें हो रही है, ठीक है, आप सुन लीजिए। तो पाकिस्तान की जो स्टेट है, बेशक इसका नाम मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी नाम आप रख लें, लेकिन बेसिकली वी आर इंडस, वी आर द चिल्ड्रंस ऑफ इंडस वैली, इसमें कोई शक नहीं। तारीखी तौर पे हमें अपने नाम के साथ आज पाकिस्तान जो है, आप इस्लामी जमहूरिया इंडस कर लें, चलें, आपको अगर कुछ और नहीं आप इस्लामिक जमहूरिया ऑफ इंडस नाम चाहिए पाकिस्तानियों को। इंडस इस तरह नहीं है, हम यहाँ 7000 पुरानी सिविलाइजेशन है। बिल्कुल, लेकिन भाई जो देश 1947 में पैदा हुआ वो 7000 साल पुराना बोल रहे हो यार। क्या मतलब, क्या कौन सा चूर्ण, लाहौरी चूर्ण है कि ये कुछ अलग नशा है? तो आने वाले दिनों में हम इन चीजों को ट्रैक करेंगे कि आगे POK के अंदर इस समय बिजली काटने की बात की जा रही है, पानी काटने की बात की जा रही है पाकिस्तानी पंजाब के लिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि भारत के पानी बंद करने से पहले ही कहीं POK वाले पाकिस्तानी पंजाब का पानी ना बंद कर ले, बिजली ना बंद कर ले। तो इन चीजों को हम ट्रैक करेंगे, और गल्फ के अंदर भी जो डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, जो सुन्नी एक्सेस बन रहा है, उस चीज को भी हम यहाँ पे नजदीकी से ट्रैक करेंगे इस चैनल के अंदर। इसके लिए दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। देखिए बहुत समय लग जाता है सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, आपके सब्सक्राइब के बटन दबाने से इस चैनल का रीच बढ़ेगा और आपको भी अपडेट्स आते रहेंगे। और लाइक का बटन दबाना तो बनता है बॉस, और QR कोड आपके सामने है, इसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को। इनफैक्ट आप सुपर स्टिकर खरीद के भी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं MGO पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।